देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा है आईटी एक्ट के बारे में। आईटी एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। विशेष तौर पे थोड़ा हम एक रिवीजन पीछे से करते हैं, जो 47 तक की धाराओं का 2-4-5 मिनट में मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका एक्ट नंबर एक बार पूछा गया है कि एक्ट नंबर कितना है। 21/2000 एक्ट नंबर है। 9 जून 2000 को सहमति मिलती है और 17 अक्टूबर 2000 को लागू होता है। इसका विस्तार भारत पे, संपूर्ण भारत पे है, और भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके उल्लंघन को भी यह लागू होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, वो तो विदेशी हो या इंडियन हो, भारत के बाहर अगर अपराध करता है, किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध या इसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होगा है। भारत के बाहर मतलब यहाँ पे थोड़ा जनरली एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है जो भारत के बाहर जाता है और वहाँ अपराध करता है कंप्यूटर द्वारा, तो उस पर भी ये लागू होगा। विदेशी को अपन कैसे दंडित कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर अपराध करता है तो विदेशी भी दंडित हो जाएगा यहाँ पे, जैसा सेक्शन 4 में पढ़ते वही चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा। इस एक्ट में एक अनुसूची है जिसमें 5 प्रकार के डॉक्यूमेंटों को क्या होता है, लागू नहीं किया गया है, उन पर ये लागू नहीं होता है, एक्ट बताया गया है। उन 5 डॉक्यूमेंट को आपको याद रखना है, शेड्यूल में दिया गया है। मैंने कल भी बताया था आपको, इस पर ओटी आ सकता है। पहला डॉक्यूमेंट है परक्राम लिखित, जिसमें चेक नहीं आता, चेक पे लागू होता है। दूसरा है मुख्तारनामा, तीसरा है न्यास, चौथा है वसीयत, पांचवा है स्थावर संपत्ति की कोई संविदा। ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंटों को आपको यहाँ पे याद रखना है। कुछ डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस की है। देखिए, मुझसे इंटरव्यू में 2011 एडीपीओ में पूछा गया था कि असममित गुण प्रणाली क्या होती है, असममित गुण प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में इंटरव्यू में पूछा गया था 2011 में। तो आपको भी थोड़ा यहाँ ध्यान देना है। प्राइवेट कुंजी सृजन के लिए होती है अंकीय चिन्हक, और अंकीय चिन्हक को सत्यापित करने के लिए पब्लिक की होती है। इसके उपयोग को ही असममित गुण प्रणाली कहा जाता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर साधन, कंप्यूटर प्रणाली। देखिए 2I में मैंने बताया ना, 2I में कंप्यूटर डिफाइन है। अभी नेट में पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में कि कंप्यूटर कहाँ डिफाइन है आईटी एक्ट में, तो आपको ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर साधन, कंप्यूटर प्रणाली, चारों को IJKL, ठीक है, IJKL, इनको एक कोड में आपको पढ़ना है जिससे याद रहे। CCNCRCS, CCNCRR के बाद S आता है, C के बाद अगला अक्षर क्या आता है, CN आता है। कंप्यूटर नेटवर्क में N है, N के बाद अगला अक्षर क्या आता है, CR आता है, साधन रिसोर्स। R के बाद S आता है, CS कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से देखना, जो सेकंड शब्द है C के साथ जुड़े हुए हैं, पहले C आएगा, फिर CN आएगा, फिर CR आएगा, फिर CS आएगा, IJKL। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है इनको। नियंत्रक को 2M में डिफाइन किया गया है। साइबर कैफ़े भी ध्यान दीजिएगा, NA में डिफाइन किया गया, NA में साइबर कैफ़े। अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र P और Q में डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख T में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे प्रवर्तक ZA में, प्राइवेट कुंजी ZC में, ZD में पब्लिक कुंजी डिफाइन किया गया है। उपयोगकर्ता और सब्सक्राइबर ZG में डिफाइन किया गया है। इसके बाद कुछ डेफिनेशन हैं जिन पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन उनके अंदर क्वेश्चन आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का आदि प्रमाणीकरण सेक्शन 3 बताती है। कौन करेगा, उपयोगकर्ता। क्या होंगे ये लोक कुंजी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सत्यापित कर सकता है उपयोगकर्ता। एल्गोरिथम का उपयोग करके द्रुतान्वेषण परिणाम उत्पादित कर सकता है। अद्वितीय हैं, फलनकारी कुंजियों का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये सेक्शन हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 6 है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार और उसके अभिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हकों का प्रयोग। देखिए, सरकार के जितने भी स्पेक्ट्रम हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सबको बाध्यता तारी कर दिया गया है कि आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी काम है, ज़्यादातर ई नेटवर्क करना है, ई कम्युनिकेशन करना है, तो इस पर ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा है। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऐसा निर्देश दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पे आप सब डाटा रखें। सेक्शन 6। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सेक्शन
7, 8, 9, यहाँ पे 10 सेक्शन है। 10 सेक्शन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले 9 सेक्शन हैं। 6 और 7, 8 इस बात पे जोड़ नहीं देती है कि मैंडेटरी है इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार किया जाना, मतलब ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन भी ले सकते हैं या रख सकते हैं रिकॉर्ड, ये मैंडेटरी नहीं है। सेक्शन 9 एक्सप्लेन कर देती है 6 के संबंध में। सेक्शन 10 इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के संबंध में नियम बनाने का पावर बताती है। पूछा जाता है नियम कौन बनाती है, किस धारा में बताती है। सेक्शन 10 में केंद्र सरकार को नियम बनाने का पावर है। सेक्शन 10A में इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा की गई संविदा की विधिमानता बताई गई। जो इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा संविदा की जाती है उसका क्या लीगल वैल्यू होती है, उसके बारे में बताती है सेक्शन 10A। ई कॉन्टैक्ट जिसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर भी अभी यूजीसी नेट में एग्जाम आया था कि ई कॉन्टैक्ट से संबंधित आईटी एक्ट की कौन सी धारा है, 10A। आपको गलत नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कैसे व्यवहारिक तौर पर पूछे जा रहे हैं, जो ईजी क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछते हैं, तो आपको नॉलेज में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार किसके पास होता है, प्रवर्तक के पास। ये ओरिजिनेटर कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का, प्रवर्तक जो उसको क्रिएट करेगा उसी के पास तो अधिकार होगा। नियंत्रक की नियुक्ति 17(1) में केंद्र सरकार करती है। ये किसके लिए बनाया जाता है, जो प्रमाणकारी प्राधिकारी हैं इनकी नियुक्ति के संबंध में इनको बनाया जाता है नियंत्रक को। इनके अंडर में उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, अन्य अधिकारी होते हैं और अन्य नियंत्रक के कृत 18 में दिए गए हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा। नियंत्रक ही प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों को मान्यता प्रदान करता है, खासतौर से विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों को, सेक्शन 19 में। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने का पावर किसके पास होता है, अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति के बारे में, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति, तो यहाँ पर नियंत्रक को आवेदन कर सकता है कोई व्यक्ति। किसके लिए, अनुज्ञप्ति लाइसेंस के लिए। अनुज्ञप्ति के साथ क्या क्या लगाना पड़ेगा उसे, या आवेदन के साथ क्या क्या लगाने पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। प्रत्येक आवेदन के साथ उसे सेक्शन 22 बताती है। आवेदन 21 में बताया गया, 22 में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन 21 में, 22 में रिक्वायरमेंट बताया गया क्या क्या लगाना पड़ेगा आवेदन के साथ। तो प्रमाणन पद्धति विवरण लगाना पड़ेगा, 25,000 रुपये से अनधिक की फीस लगानी पड़ेगी, पहचान के बाबत विवरण लगाना पड़ेगा, अन्य दस्तावेज। सेक्शन 23 ऐसी लाइसेंस के रिन्यूअल के बारे में बताती है। सेक्शन 23 रिन्यूअल में क्या है, एक निश्चित प्रारूप में होगा आवेदन, 5,000 रुपये की फीस लगेगी और आवेदन जैसे लाइसेंस ख़त्म होने वाला हो उसके 45 दिन पहले आपको आवेदन कर देना है। ये 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सेक्शन में से एक क्वेश्चन 100% बनेगा, ये मान के चलिएगा आप। सेक्शन 22 में से, 23 में से, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निलंबन कितने समय तक के लिए कर सकता है, 25 में 10 दिन तक के लिए निलंबन कर सकता है। कौन कर सकता है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, वही जारी करता है प्रमाणकर्ता। हम नियंत्रक हैं, हमने आपको अपॉइंट किया, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपको अपॉइंट किया, आपने कहा सर मेरा एक रिलेटिव है वो चाहता 2-3 दिन क्लास, हमने कहा चलो ठीक है 2-3 दिन आप पढ़ लीजिए क्लास, तो आपने रिकमेंड कर दिया, आपने एक लाइसेंस दे दिया सामने वाले को, ठीक है। तो लाइसेंस आपने दिया है, आप ही वापस लेंगे, आप अथॉरिटी है ना। तो ऐसा ऐसे ही यहाँ पे समझिएगा 1, 2, 3 स्टेज का काम है यहाँ पे। सबसे बड़ा ग्रांट क्या है, नियंत्रक है, उसके नीचे प्रमाण अधिकारी है जिसको हमने लाइसेंस दिया कि जाओ भाई प्रमाण पत्र जारी करो, आप सबको LLB पास करो, सर्टिफिकेट दो, आप प्रमाणकर्ता प्राधिकारी हो गए और आप एक आवेदक हो गए। तो इस तरह यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी प्रमाण पत्र देगा तो वही वापस लेगा, वही निलंबित करेगा। नियंत्रक क्या को करेगा, नियंत्रक तो कंट्रोल करेगा कि मनमाने प्रमाण पत्र ना दिए जाएं। तो 10 दिन तक के लिए निलंबित कर सकता है 25 में, ठीक है। 26 में ये प्रतिसरण है। 27 प्रत्यायोजन शक्ति है, कौन नियंत्रक करेगा, उप नियंत्रक सहायक नियंत्रक को अपने पावर दे देगा। 27 में अन्वेषण कौन करेगा, नियंत्रक करेगा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी करेगा इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद नियंत्रक को पहुंच होगी, नियंत्रक उसके प्राधिकारियों को डाटा तक पहुंच होगी, ये सेक्शन 29 बताती है। आगे देखते हैं, प्रदर्शन अनुज्ञप्ति का संप्रदर्शन कौन करेगा। तो अनुज्ञप्ति हम दे किसको रहे, हम हैं नियंत्रक हैं, हम अनुज्ञप्ति दे रहे हैं प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी का ऑफिस होगा तो अपने ऑफिस में वो चिपका के रखेगा। जैसे हम लोगों के पास है ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है हमारा, मतलब ये सनद है,
जो स्टेट बार काउंसिल की मिली है। जब आप अपना ऑफिस बनाएं तो ऑफिस में एक बड़ी सी लेमिनेट करवा के टंगवाएं उसको, मतलब लेमिनेट क्या ये सब बोल सकते हैं, बड़ी सी सीनरी में, बहुत बेहतर सीनरी में मढ़वा के टंगवाएं जस्ट पीछे। तो आदमी भली उसको कुछ ना देखे, ये तो देखेगा कितने सीनियर हो, ये तो पता चलेगा, सामने वाला बैठेगा देखेगा अरे भैया 2005 के विक्रम सर पास आउट हैं, तो मतलब अभी तो 15-16 साल हो गए इनको प्रैक्टिस करते करते। तो इस तरह थोड़ा भौकाल बनेगा, भली आता हो नहीं आता हो फर्क क्या पड़ता है, प्रैक्टिस में सीख जाएंगे करते करते। अभ्यर्पण सरेंडर, अगर कोई सरेंडर नहीं करता है ऐसी अनुज्ञप्ति को तो क्या करेंगे, 6 माह का कारावास दे देंगे या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा देंगे या दोनों से दंडित कर देंगे। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी किया जाना 35 में जारी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आवेदन होता है 35(1) में, तो जारी कितने में होते हैं, 35(4) में होते हैं। फीस कितनी है, 25,000 रुपये फीस है इसके साथ, आवेदन के साथ। जो प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा तो वो कितना फीस लगेगा, 25,000, और कुछ अन्य चीज़ों का भी वर्णन देना पड़ेगा। और सब क्लॉज 35(4) के अंतर्गत क्या करेंगे, ग्रांट कर देंगे वो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। अब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को पता चला कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, गलत तरीके से प्राप्त किया है, तो वो निलंबित कर देंगे, या कोई अन्य वजह होगी तो निलंबित कर देंगे। कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट 10 दिन को निलंबित होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट निलंबन 37 में कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए निलंबित होता है। प्राइवेट कुंजी पर नियंत्रण किसका होता है, 42 बताती है, प्रत्येक उपयोगकर्ता का नियंत्रण इसमें रहेगा, उपयोगकर्ता का। ध्यान दीजिए, क्रिएट करने के लिए होती है प्राइवेट कुंजी। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि कुछ अपराध होते हैं, बड़े बड़े अपराध होते हैं, कंप्यूटर द्वारा पेनाल्टी लगाई जाती है, लाखों करोड़ों अरबों में लगाई जाती है पेनाल्टी। तो उनके बारे में यहाँ पे अनिर्बंधित पेनाल्टियों के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में कोई डिसाइड नहीं है, जैसे कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए शास्ति का प्रतिकर। कोई भी व्यक्ति किसी कंप्यूटर में बिना अनुमति के प्रवेश करता है, पहुंच एक्सेस करता है, या डाटा बिगाड़ता है, कंप्यूटर उद्धरण करता है, डाउनलोड करता है, प्रतिलिपि देता है, या नुकसान पहुंचाता है, किसी भी प्रकार से विच्छिन्न करता है, करवाता है, तो यहाँ दंड कितना होगा, तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानियों का संदाय करने का दायी होगा। जितना भी उसने नुकसान किया है पूरा पेमेंट उसको करना पड़ेगा। 43 टारगेट करती है। 43 ये कहती है संरक्षित डाटा की असफलता के लिए प्रतिकर। तो कोई निगमित निकाय उपेक्षा करता है ऐसे डाटा को संरक्षित करने से, जैसे फेसबुक वगैरह ये कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं ना, अब नई नई पॉलिसी आती जा रही है आईटी में। अब इन्होंने एक और नाटक कर दिया है गवर्नमेंट में, मुझे नहीं है पता गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है गलत काम कर रही है। अब ये जो बिल है ना, लाइट का बिल, जैसे मान लो वे 100 यूनिट लाइट जला रहे थे, 100 रुपये लग रहे थे, अब ये लाइट का तो पूरा बिल लेंगे, ठीक है, फिर आपको सब्सिडी देंगे। कर दिए ना गपला घंटा पूरा, मतलब पूरा बिल लेंगे आप, और पूरा मान लीजिए 8-9 रुपये यूनिट ले रहे हैं आप, 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं, तो 8 या 9 रुपये यूनिट आप बिल लेंगे पूरा, और बिल लेने के बाद क्या करेंगे, फिर आप बाद में सब्सिडी देंगे, आपके खाते में सब्सिडी आएगी। तो अगर सब्सिडी देना ही है तो ऐसा कर दो ना, जो 8 रुपये बिल ले रहे हो 6 रुपये बिल कर दो, 2 रुपये पहले से दे दो ना आप, और जमा करा लो। बात का देने का सिस्टम ही नहीं है, वो आदमी उतना कम ही जमा करेगा, ऐसे सिस्टम है, मैं आपको क्या बताऊँ। आदमी त्रस्त हो गया है। पहले गैस सिलेंडर पे सब्सिडियाँ देते थे, सब्सिडी करके उज्ज्वला योजना बना दी, हम लोगों को एडिक्ट बना दिया है। हमें लगता है जियो वालों से प्रभावित रहे होंगे जी, कि जियो वालों ने पहले डाटा फ्री में दिया, अब हमारी मजबूरी हो गई, 500-550 का डाटा लेने लगे हैं अपन हर 2-3 महीने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, तो ये क्या है, एक एडिक्ट टाइप का कर दिया। जो आदमी चूल्हे पर खाना बनाता था वो आज सिलेंडर बनाने लगा। अब सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे तो उसको चाहिए हर हालत में। कैसे सरकार ने सिलेंडर तो प्रोवाइड करा दिया, भरा के देने की व्यवस्था नहीं की सरकार ने। चलिए, जानकारी विवरणी आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति। अब देखिए, विवरणी रिपोर्ट देना अपेक्षित है और असफल रहता है कोई व्यक्ति, तो इसको नियंत्रक है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को, तो 1.5 लाख रुपये से अनधिक की शास्ति से दंडित होगा। 1.5 लाख रुपये तक की शास्ति लगेगी उस पर। 44(1) 44(2) बोलती है
विनियमों में विवरणी फाइल करने में या जानकारी देने में दस्तावेज देना अपेक्षित है, लेकिन दस्तावेज देने में असफल रहता है, फाइल करने में असफल रहता है। तो 5,000 रुपये से अनधिक की शास्ति, वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, ईच डे के लिए 5,000 रुपये लगेगी। तीसरा है लेखा बहियों या अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है, बनाए रखने में असफल रहता है तो कितना दंड लगेगा? 10,000 रुपये से अनधिक की शास्ति से दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवशिष्ट शास्तियाँ, ऐसी शास्तियाँ जिनके कोई उल्लंघन करता है, कोई दंड का उपबंध नहीं किया गया है तो 25,000 रुपये तक प्रतिकर लगाया जा सकता है, 25,000 रुपये तक पेनाल्टी लगाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। न्याय निर्णयक अधिकारी 46(1) के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। ये न्याय निर्णयक अधिकारी केंद्र सरकार नियुक्त करती है। पहली चीज़, ये कितने मामले सुनता है, इसके जुरिडिक्शन कितना होता है? 5 करोड़ तक के मामले सुनता है। 5 करोड़ से ज़्यादा के मामले होंगे ITX एक्ट से संबंधित, तो वो कौन सुनेगा? वो सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय सुनेगा, सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय सुनेगा। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे 46 में आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपने उसी क्रम में, अपन ने एक रिवीजन कर लिया है, आगे के क्रम में हम लोग बढ़ते हैं। अपील अधिकरण यहाँ से पढ़ना है आज। देखिए अपील अधिकरण क्या है, इन्होंने बहुत समराइज कर दिया है। जैसे ट्राई पढ़ा है आपने, ट्राई एक्ट, तो वही लिखा है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 सेक्शन 48 में लिखा है, इसको ट्राई बोलते हैं, ट्राई एक्ट। ट्राई एक्ट 1997 की धारा 14 के अधीन स्थापित दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से ही इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकरण अपील अधिकरण होगा और उक्त अधिकरण इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता शक्तियों प्राधिकार का प्रयोग करेगा। तो इन्होंने कह दिया है फाइनेंस एक्ट है 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 में के प्रारंभ से ही अपील अधिकरण होगा। तो 2 एक्टों के अंतर्गत गठित अधिकरण को इन्होंने अपील अधिकरण कर दिया, एक ट्राई एक्ट को, एक FA एक्ट को, फाइनेंशियल एक्ट को। इनके अधीन गठित प्राधिकरण जो होगा वो ट्राई क्या होगा? अपील अधिकरण होगा। केंद्रीय सरकार वे विषय स्थान निर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में से अधिकारिता होगी। ये करेगा क्या काम, ये सब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। 49 सेक्शन रिपील है 2017 में, 50 सेक्शन रिपील है 2017 में, 51, 52, 52A, 52B, 52C रिपील हैं 2017 में, 52D में आ जाते हैं। बहुमत द्वारा विनिश्चय, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बेंच जैसा होगा, न्यायपीठ के तौर पे ये लोग काम करते हैं, तो बहुमत द्वारा विनिश्चय होगा। यदि 2 सदस्यों से मिलकर बनने वाली किसी न्यायपीठ के सदस्यों की किसी प्रश्न की राय में मतभेद है तो क्या करेंगे? अध्यक्ष को भेज देंगे अपन, और अध्यक्ष जिस संबंध में राय देगा उस संबंध में निर्णय कर देंगे। ये यहाँ पे 52D में लिखा है, बहुमत के आधार पर निर्णय। 53, 54 को 2017 में रिफील कर दिया गया है, 55 में आ जाते हैं। अपील अधिकरण का गठन करने वाले आदेश का अंतिम होना और कार्रवाइयों का अविधिमान न होना। अब देखिए जो भी केंद्रीय सरकार आदेश करेगी अपील आयोग के गठन के संबंध में अध्यक्ष सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने वाले आदेश, तो किसी भी रीति में इन्हें प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और अपील अधिकरण को कोई कार्य या उसके समक्ष कार्रवाई केवल इस आधार पर किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि अपील अधिकरण के गठन में कोई दोष है। तो बताओ, हमने पूरी सीटें नहीं भरी हैं अपील अधिकरण में और निर्णय कर रहे हैं, तो हमारा निर्णय गलत नहीं माना जाएगा, निर्णय सही ही माना जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, निर्णय हमेशा सही ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 56 रिपील हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। 57 पे आ जाते हैं अपन लोग। थोड़ा सिचुएशन थोड़ा लाइट लग पड़ता है, चलिए। अपील 56 रिपील हो चुकी है, 57 बोलती है अपील अधिकरण को अपील। अब अपील अधिकरण को अपील कब होगी, तो 57 के अंतर्गत बताया गया है। नियंत्रक न्याय निर्णयक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, चाहे नियंत्रक करे या न्याय निर्णयक अधिकारी करे, इसके आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित है तो अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा। न्याय निर्णयक अधिकारी द्वारा पक्षकारों की सहमति से किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील नहीं होगी। मतलब यहाँ पे अगर म्यूचुअल कंसर्न से कोई अपील की जा रही तो अपील नहीं होगी, मतलब निर्णय किया गया तो अपील नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक प्रत्येक अपील उस तारीख से जिसको नियंत्रक या न्याय निर्णयक अधिकारी द्वारा
किए गए आदेश की प्रति वृथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, 45 दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी। तो जिस दिन आदेश किया है नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ने, उसके आदेश के 45 दिन के भीतर अपील की जाएगी। किसको? अपील अधिकरण को की जाएगी। पर्याप्त कारण होने के बाद 45 दिन के बाद भी अपील सुन सकता है। अब अपील प्राधिकरण तो अब किंग होता है, राजा होता है, वो तो कुछ भी निर्णय दे सकता है, पलट सकता है, पुष्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें अपन जानते हैं, नहीं पढ़ाना है। सब क्लॉज 6 कहती है अपील यथासंभव शीघ्र निपटाई जाएगी और अपील प्राप्ति की तारीख से 6 मास के भीतर अपील को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। तो 6 माह के भीतर निपटाई जाएगी और की जाएगी कितने समय? 45 दिन के भीतर। पर्याप्त कारण पे 45 दिन के बाद भी की जाएगी, निपटाई जाएगी 6 माह के भीतर। ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ याद रखना है। अपील अधिकरण की शक्तियाँ और प्रक्रिया बताई गई है। कहाँ बताई गई? सेक्शन 58 में बताई गई है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अपील अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विकसित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा, किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से अभिदर्शित होगा। ये ध्यान दीजिएगा, सीपीसी की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करेगा, लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा। अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को जहां बैठ के करना है विनियमित करने की शक्ति होगा। मतलब अपनी प्रक्रिया जो है, स्वयं की प्रक्रिया खुद स्वयं, जैसे मैं क्लास चला रहा हूँ, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ही खुद मैनेजर हूँ क्लास का, मुझे ही मैनेज करना है, कैसे मैनेज हो। ऐसे ही इसको अपील अधिकरण को, क्या अपना प्रक्रिया क्या है, स्वयं संचालित करेगा। पहले साक्षी गवाही करना है, अभियोजन करना है गवाही, या फिर प्रोसिक्यूशन करना है, ये वो डिसाइड करेगा। जिसको जो भी करना ठीक लगे वो वैसा करेगा। अपील न्यायालय, अपील अधिकरण सब क्लॉज 2 कहती है वही शक्तियां होंगी अपील अधिकरण को जो किसी बात का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं। ये सिविल न्यायालय की कुछ पावर रखेगा। ये क्या कर सकता है? समन कर सकता है, शपथ पर परीक्षा कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा कर सकता है, साक्ष्य ग्रहण कर सकता है, कमीशन निकाल सकता है, रिव्यू कर सकता है, खारिज करना, एक पक्षीय विनिश्चय करना आदि बहुत सारे काम कर सकता है सिविल न्यायालय। अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्रवाई आईपीसी की धारा 193 और 228 के अंतर्गत और 196 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और चैप्टर 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तो ये 2 प्रकार की लाइनें यहाँ पे याद रखिएगा। इस तरह की लाइनें आ जाएं तो आप वहाँ पे कोड करके आंसर लगाइएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए सब क्लॉज 3 पे। विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार बिल्कुल हो सकता है, विधि व्यवसायियों द्वारा प्रतिनिधित्व करा सकते हैं आप, बिल्कुल करा सकते हैं अपने मामले का। परिसीमा अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, लिमिटेशन में ही आपको अपील करना है। 45 दिन कट गए हैं, 90 दिन हो गए, अपील नहीं कर पाएंगे आप। सिविल न्यायालय की अधिकारता का न होना, जब न्याय निर्णायक अधिकारी बनाया है हमने तो सिविल न्यायालय को क्यों अधिकारता देंगे? न्याय निर्णायक अधिकारी करेगा ना पूरी सुनवाई। तो यही चीज़ देखिएगा, 61 बोलती है। 62 बोलती है उच्च न्यायालय को अपील। अब यहाँ पे अपील अधिकरण अगर कोई निर्णय देता है, जो जितने भी ट्राइब्यूनल होते हैं, चाहे वो एनजीटी हो, कोई भी ट्राइब्यूनल हो, सब हाई कोर्ट के अंडर में होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में ही होगी। यहाँ पे तथ्य विधि के प्रश्न पर 60 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील होगी अपील अधिकरण के विनिश्चय या आदेश की। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और पर्याप्त कारण होने के बाद और टाइम बढ़ाया जा सकता है, अगले 60 दिन, और 60 दिन प्लस 60 दिन किए जा सकते हैं अपील करने के लिए, 120 दिन। ठीक है। अपराधों का समन, अपराधों का समन क्या करेगा, कौन करेगा समन? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडिका अपन पढ़ते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के अधीन कोई उल्लंघन, 63 बोलती है उल्लंघन न्याय निर्णय कार्रवाइयों के संस्थापन के पूर्व या पश्चात तथा स्थिति नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियंत्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, समन किया जा सकेगा। तो यहाँ पे अपराध जो होते हैं आईटी एक्ट में, उनका समन करने की व्यवस्था भी यहाँ पे न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा किए जाने की बात की गई है, नियंत्रक या अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। अब समन किन मामलों का करेंगे, इस पे ओटी बनता है ज़्यादातर। समन तो अपन ने देख लिया, नियंत्रक करेगा, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी करेगा या अन्य प्राधिकारी करेगा, लेकिन किन का करेगा? सभी मैटर का करेगा जितने अपराध हैं इसमें, या कुछ मैटर का। तो सब क्लॉज 2 पे आईएमपी लगा देना। उपधारा 1 की कोई बात इस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके द्वारा किए गए अब पहले उल्लंघन जिसका समन किया गया था की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर वही और वैसा ही उल्लंघन करता है। मतलब पश्चातवर्ती अपराध अगर करता है कोई व्यक्ति, वो पहले अपराध में क्या हुआ था, उसे क्या कर दिया गया था, समन कर दिया गया था, और दूसरा फिर उसी भांति का अपराध 3 वर्ष के भीतर करता है तो उसको समन नहीं किया जाएगा। ये बताया गया है सेक्शन 63(2) में, इम्पोर्टेंट है। शास्ति या प्रतिकर की वसूली कैसे करेंगे? वही भू राजस्व के तौर पर।
जो अपन पढ़ते आए हैं, पूरा जिसके तौर पे वसूल कर लेंगे, बस हो गया, बात खत्म। सेक्शन 11 अपराध के बारे में है, 65 से लेकर 78 तक की धाराओं का समावेश करती है। तो इसको अपन थोड़ा समझते हैं, इसमें क्या है। ये धारा इंपॉर्टेंट है, मान के चलिएगा 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे 65 से 78 तक में दंड के प्रावधान। कंप्यूटर साधन से कोई छेड़छाड़ करेगा, छिपाएगा, नष्ट करेगा, परिवर्तित करेगा तो क्या दंड दिया जाएगा? 3 वर्ष का कारावास या 2 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 65 बता दी। कंप्यूटर साधन के साथ छेड़छाड़, 3 वर्ष 2 लाख दोनों। कंप्यूटर से संबंधित अपराध के लिए दंड बताती है 66 बताती है। 66 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 43 में निर्दिष्ट कार्य बेईमानी या कपटपूर्वक करता है तो वह 3 वर्ष तक के कारावास से या 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 3 वर्ष तक या 5 लाख तक या दोनों से दंडित होगा। क्या है? कंप्यूटर संबंधित अपराध में 43 की भांति अपराध करता है, छेड़छाड़ कर रहा है, तोड़ फोड़ रहा है, नुकसान एसेस कर रहा है। 66 ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर IMP लगा देना। कैसे? इसको अभी खंडित किया गया है, मतलब इसको अभी कुछ समय के लिए प्रवर्तन से रोक दिया गया है, ये प्रवर्तन नहीं है धारा। संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड। तो सूचना को अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृति की है, सूचना को जिसका वह मिथ्या होना जानता है किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट है, क्षोभ, असुविधा, प्रवंचित, भ्रमित करने के प्रयोजन से है, भेजता है। तो कोई भी संसूचना है, जैसे आपने देखा ना बाल ठाकरे वाला जो मामला था वो 66 पे ही बेस था। 2-3 लड़कियों ने वो एक कोई पोस्ट डाली थी कि भैया इस मर गई थी बाल ठाकरे जी, तो उन्होंने कहा सब यात्रा निकलनी थी, उन्होंने कहा इस रूट से ना निकले तो बढ़िया है, उस रूट से निकालें तो बाकी लोग तो ऑफिस जाएं अपने। तो ऐसा कुछ उसने पोस्ट डाला था, कई लोगों ने शेयर किया, तो जिसने जल्दी शेयर किया था लड़की ने उसके ऊपर कार्रवाई की गई और जिसने पोस्ट डाला था उसके ऊपर कार्रवाई की गई। तो आप सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा था। 20 मिनट के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया गया दोनों लड़कियों को, सजा हो गई। और आगे चल के फिर एक अपनी वो हैं एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की श्रेया सिंघल, इन्होंने पिटीशन लगाई थी इसके ऊपर भारत सरकार के विरुद्ध, और इन्होंने 2015 सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को 66 को ही शून्य घोषित करा दिया कि ये धारा गलत है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन ज़्यादा लगाती है, जो निर्बंधन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 का और 21 का उल्लंघन है। इस आधार पर इसको सेंडिंग मैसेज के नाम से जाना जाता है। 66 सेंडिंग मैसेज। 3 वर्ष तक का कारावास था इसमें और जुर्माने से दंडित किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। 66B में आ जाती चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। अब चोरी का माल प्राप्त कर रहे हैं, चोरी का कंप्यूटर, चोरी का लैपटॉप आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। कितना? 3 वर्ष तक का कारावास। देखिए यहाँ तो कॉपीराइट करा के रखा है इन लोगों ने, IT एक्ट वालों ने। 3 वर्ष का कारावास देते, 2 लाख का जुर्माना देते, ये बेसिक चीज़ें हैं। 66B में चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड कितना होगा? 3 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, दोनों से दंडित किया जाएगा। चोरी का सामान प्राप्त करेगा, कोई व्यक्ति चोरी का कंप्यूटर प्राप्त करेगा, 3 वर्ष 1 लाख दोनों से दंडित होगा। 66C कहता है पहचान की चोरी के लिए दंड। अब कोई पहचान बेईमानी से क्या करता है, पासवर्ड वगैरह वो करता है, चोरी वोरी करता है जिससे पहचान की जा सके, प्रयोग करेगा, 3 वर्ष तक और 1 लाख रुपए तक दंडित किया जाएगा। 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66D कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड। अब देखिए कंप्यूटर साधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, मतलब आप जो नहीं है वो आप अपने आप को शो करके कंप्यूटर में एसेस करेंगे तो क्या होगा? 3 वर्ष तक और जुर्माने से 1 लाख रुपए तक से दंडित होगा। 3 वर्ष तक और जुर्माने से 1 लाख रुपए तक से दंडित होगा। 66 एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड। अब देखिए यहाँ पे एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड, जो कोई सासा या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के दिन प्रग्रहण प्रकाशित पारित करेगा। देखिए प्राइवेसी, अभी देखिए जैसे कोई भी नेट पे ऐसी फ़ोटो डालते हैं जो अनसेंस है, मतलब जिसको अश्लीलता के दायरे में लाते हैं और किसी पर्सन विशेष के संबंध में है, प्राइवेसी उल्लंघन करता है उसकी, तो यहाँ पे 3 वर्ष तक या 2 लाख के रुपए तक के जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा ऐसा व्यक्ति।
आगे बढ़ते हैं। साइबर आतंकवाद 66 ऐप में साइबर आतंकवाद के संबंध में देखिए, इस पर भी नेट यूजीसी नेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। साइबर आतंकवाद आईटी एक्ट में कहाँ दिया गया है, दंड दिया गया है 66 ऐप में, ध्यान दीजिएगा 66 ऐप में। अब भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए जनता या जनता के किसी वर्ग में निम्नलिखित द्वारा आतंक फैलाता है। कंप्यूटर साधन के माध्यम से क्या करता है, पहुंच से इनकार करने या इनकार करा के अन्य तरीके से इसको आप पढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कोई साइबर आतंकवाद करेगा उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज 2 दंडवाद करती है, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध आईटी एक्ट के कंप्यूटर के माध्यम से आतंकवाद फैलाना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे टेलीफोन कैच हो जाता है आज के समय में, इतने टैप रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग क्लास चला रहे हैं, हम लोगों की क्लास टैप हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सरकार क्या मालूम टैप कर रही हो, जितने भी इंडिया में क्लास चला रहे हैं क्या चल रहा है ऑनलाइन में, टैप करो, बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसा कई लोगों के माध्यम को टैप किया जा रहा है या कम्युनिकेशन की जा रही। तो ई माध्यम से कम्युनिकेशन अगर कोई करता है कंप्यूटर, तो उतने जल्दी से ट्रैक नहीं कर पाते हैं, पता नहीं चलेगा कि आपको क्या मैसेज भेजा है किसने। तो ये पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, टेलीफोन टैप करना अलग काम है। तो इसमें भी जो आतंकवाद हो रहे हैं, कम्युनिकेट किए जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को साइबर आतंकवाद में होती हैं और ऐसा करने वाले व्यक्तियों को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित पारित करने के लिए दंड। अब देखिए, प्रकाशित करेगा, पारित करेगा, जो कामोत्तेजक हैं या कामुकता की अपील करती हैं, जैसे आपने देखा ना, वो कौन सा है, इसका शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है, और उसने तो छोटे बच्चों वो अश्लील वीडियो ही तो डाले थे, उसने कई वीडियो एक साइड बना के रखा था। तो पहली दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित होगा, और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक और 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित होगा। 3 वर्ष और 5 लाख के जुर्माने से, 5 वर्ष और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर। ध्यान दीजिएगा 3/5, 5/10। 66 इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक प्रदर्शनकार आदि वाली सामग्री को प्रकाशित पारित करना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, जो कोई किसी ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करता है, पारित करता है, प्रकाशित पारित करवाता है, जिसमें लैंगिक प्रदर्शन का कार्य या आचरण अंतर्वलित है। अब लैंगिक प्रदर्शन का कार्य है, तो यहाँ पे पहली दोष सिद्धि पे 5 वर्ष और 10 लाख रुपए से, और दूसरी दोष सिद्धि पे 7 वर्ष और 10 लाख रुपए से दंडित किया जाएगा। 67 भी, अभी देखिएगा इस पे सेक्शन पे भी दंड बना था, अभी नेट पे एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ये मैं बता दूं, काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारित करने के लिए दंड। अब छोटे बच्चों के संबंध में गलत अश्लील वीडियो, अश्लील फोटोओं को ऑनलाइन कोई प्रेषित करता है तो क्या दंड होगा, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक, 5 वर्ष के कारावास से दंडित होगा और जुर्माना 10 लाख तक का हो सकेगा। 7 वर्ष के कारावास से दंडित होगा और जुर्माना 10 लाख तक का हो सकेगा पश्चातवर्ती कार्रवाई में। ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चों को अश्लील प्रदर्शित करने के लिए 67 में 5 वर्ष 10 लाख, 7 वर्ष 10 लाख पश्चातवर्ती। 67C मध्यवर्ती द्वारा सूचना का संरक्षण प्रतिधारण अगर नहीं करता है, उल्लंघन करता है, 3 वर्ष और जुर्माने से। नियंत्रक की निर्देश देने की शक्ति, नियंत्रक किसको निर्देश दे सकता है, आदेश द्वारा। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उसके अधीन होता है और अन्य कर्मचारी होते हैं तो उन्हीं को वो निर्देश दे सकेगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। नियंत्रक के अधीन कौन होता है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी और अन्य अधिकारी होते हैं तो उनको वो निर्देश दे सकेगा। 68 में अगर निर्देश का पालन करने में असफल रहते हैं, ऐसे आदेश का अनुपालन करने में असफल रहते हैं ऐसे व्यक्ति, तो 2 वर्ष तक के कारावास से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किए जाएंगे। 69 कहती है किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अपरोधन या मॉनिटरिंग करने, विगूढ़न के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी क्या करेगा, ऐसा आवश्यक सुनिश्चित करे तो इस संबंध में क्या करेगा, निर्देश दे सकेंगे। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए तो मॉनिटरिंग करने का निर्देश दे सकेंगे कि कौन सी कम्युनिकेट कहाँ पे हो रही है, उसको आप डील करें, देखें कहाँ से कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है। अगर कोई उपयोगकर्ता, मध्यवर्ती या कोई व्यक्ति
इन निर्देशों को मानने से क्या हो जाता है, असफल रहता है, नहीं मानता है, तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 69A, किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के लिए अवरोध के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। तो यहाँ पर केंद्र सरकार निर्देश जारी करेगी कि इस तरह का वो नहीं करना है, पहुंच के लिए अवरोध पैदा करने वाले कि सबको पहुंच ना दी जाए ऐसी सूचनाओं तक, जैसे निर्देश कर सकती है। और मध्यवर्ती अगर इन निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, जो एसएस है, मध्यवर्ती जो मीडिएटर है हमारे कम्युनिकेशन में, जैसे मान लीजिए जियो वाले मीडिएटर है, वो नहीं करते हैं, तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो भी मध्यवर्ती होगा। 69B, साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति। तो केंद्रीय सरकार क्या करेगी, सरकार के किसी अभिकरण को प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसा मध्यवर्ती अगर ऐसा उल्लंघन करता है ऐसी सूचनाओं के संबंध में तो 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। संरक्षित प्रणाली सेक्शन 70 है। समुचित सरकार नाजुक सूचना अवसंरचना की सुविधाओं को प्रभावित करता है ऐसा कोई कंप्यूटर संसाधन है तो उसे संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित कर सकता है। तो नाजुक सूचना अवसंरचना क्या होता है, इसके बारे में स्पष्टीकरण में बताया गया है कि ऐसा कंप्यूटर संसाधन जिसकी अक्षमीकरण या नाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा पर क्षीणात्मक समाघात होगा। तो मतलब इन 4 चीज़ों को ये प्रभावित करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर आघात करता है। इस तरह का कोई डिस्क्लोजर है या ऐसी कोई कंप्यूटर संसाधन सूचना है तो उसको अपन नाजुक सूचना अवसंरचना कहते हैं। जो कोई इस धारा के उल्लंघन में संरक्षित प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 70(3) के तहत। राष्ट्रीय नोडल अभिकरण 70A में बताया गया, ये कौन नियुक्त करता है इसको, तो राष्ट्रीय नोडल अभिकरण अभिहित करेगी केंद्र सरकार नाजुक सूचना अवसंरचना संरक्षण की बाबत कि इस तरह की कम्युनिकेशन है जो ज़्यादा सेंसिटिव है उसको रोक लगाई जाएगी कि हर कोई उस तक पहुंच ना करे। तो इसके लिए एक राष्ट्रीय नोडल अभिकरण एजेंसी बनाई जाएगी जो इस पर कमांड करेगी। कौन करेगा इसको अपॉइंट या अभिहित कौन करेगा, केंद्र सरकार। 70B, भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल या राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में सेवा। तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल को नियुक्त करेगी जिसमें एक महानिर्देशक होगा, अन्य कर्मचारी अधिकारी होंगे। वेतन भत्ते सरकार केंद्र सरकार वहन करेगी। इनके पालन कृत्य क्या होंगे, आपात मोचन दल के कृत्य क्या होंगे, सब क्लॉज 4 बताती है। एक साइबर आपात संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण, प्रसार करेंगे। साइबर सुरक्षा आपात का पूर्वानुमान, चेतावनियां देंगे किस तरह के अपराध हो सकते हैं। साइबर आपात से निपटने के लिए आपात अध्युपाय क्या करेंगे, आपात अध्युपाय करेंगे, मतलब पहले से एक मेजरमेंट बनाएंगे इमरजेंसी के, अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो ये पहले से बना के रखेंगे ये आपात मोचन दल वाले। आदि विभिन्न कार्य हैं जो ये करेंगे। सब क्लॉज 7 कहती है ऐसा कोई सेवा प्रदाता, मध्यवर्ती, डाटा के निगमित निकाय और अन्य व्यक्ति जो उपधारा 1 के अधीन मांगी गई सूचना देने में या निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो 1 वर्ष तक कारावास, 1 लाख रुपए तक जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। दुरुपदेशन के लिए शास्ति 71 है, इम्पोर्टेंट है। धारा, जो कोई नियंत्रक, प्रमाणकर्ता, प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुज्ञप्ति, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कोई दुरुपदेशन करता है, मतलब गलत झूठ बोल के अपन ले लेते हैं अनुज्ञप्ति और प्रमाण पत्र, छिपाता है किसी चीज़ को, तात्विक चीज को, तो कारावास से 2 वर्ष तक या 1 लाख रुपए तक जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। 72 कहती है गोपनीयता और एकांता भंग के लिए शास्ति। गोपनीयता और एकांता भंग के लिए शास्ति। यदि किसी व्यक्ति ने किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से संबद्ध व्यक्ति की सहमति के बिना पहुंच प्राप्त कर ली है और वह किसी व्यक्ति को उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रकट करता है तो वह 2 वर्ष तक
1,00,000 रुपये जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रकट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष 1,00,000 के दोनों से दंडित किए जाएंगे। 72A, विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड। देखिए यहाँ पे कोई सूचना प्रकटन करने से रोक लगाई गई है और ऐसी सूचना को आप प्रकट कर देते हैं, इस संविदा के अकॉर्डिंग है, तो 3 वर्ष तक के कारावास या 5,00,000 रुपये की जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र 73 कहती है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शास्ति। कोई जानबूझ के क्या करता है, जो जारी की गई है, स्वीकार की गई है, लंबित की गई, ऐसी कोई प्रविष्टियाँ हैं उनको जानबूझ के गलत प्रमाणित प्रकाशित करता है, तो यहाँ पे दंड होगा 2 वर्ष तक 1,00,000 या दोनों से दंडित किया जाएगा। कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन 74, अगर कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र का जानबूझ के कोई प्रकाशन करता है तो 2 वर्ष तक 1,00,000 से दोनों से दंडित किया जाएगा। अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों उल्लंघनों को लागू होना, तो ये भारत के बाहर किए गए अपराधों उल्लंघनों को भी लागू होता है। IT एक्ट ये धारा बताती है, 75 धारा बताती है। अधिहरण, जो कंप्यूटर प्रणाली या डिस्क टैब जो भी होंगे जो अपराध से संबंधित हैं वो क्या होंगे, उल्लंघन से संबंधित है, वो जब्ती योग्य होंगे, ये सेक्शन 76 बताती है। 77 है प्रतिकर शास्ति या अधिहरण का अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करना। अब जो जब्ती वगैरह की जाएगी, शास्ति लगाई जाएगी या प्रतिकर वसूला जाएगा, तो यहाँ पर कारावास की सज़ा देना है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारावास अपनी जगह है, जी जब्ती वगैरह प्रक्रिया अपनी तरह है, पेनाल्टी प्रतिकर। 77 अपराधों का समन, तो सक्षम अधिकारिता वाला कोई न्यायालय उन अपराधों से भिन्न अपराधों का समन करेगा जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन आजीवन या 3 वर्ष से अनधिक के कारावास का दंड का अधिरोपित है। किनका समन करेगा, तो 3 आजीवन कारावास या 3 वर्ष से भिन्न अपराधों का समन करेगा। तो 3 वर्ष से भिन्न अपराध कौन से होंगे, तो 3 वर्ष तक के अपराध या 3 वर्ष से कम के अपराध। तो IT एक्ट में 3 वर्ष तक के अपराध हैं या 3 वर्ष से बिलो अपराध हैं तो उनका समन किया जा सकता है, ये बताने की कोशिश करती है सेक्शन 77A। परंतु न्यायालय ऐसे अपराध का समन नहीं करेगा जहां अपराधी उसकी पूर्व दोष सिद्धि के कारण या तो वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड के लिए दायी है, या तो वर्धित दंड है मतलब इससे ज़्यादा का दंड है, या भिन्न प्रकार का दंड है, तो समन नहीं करेगा। परंतु, इसका परंतु है, इस पर IMP लगा लीजिएगा। यह और कि न्यायालय ऐसे किसी अपराध का समन नहीं करेगा जहां ऐसा आदेश देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाले आदेश का समन नहीं करेगा। 18 वर्ष की आयु से कम आयु के किसी बालक का या किसी स्त्री के संबंध में अपराध किया गया है तो इनका भी वो समन नहीं करेगा, इनमें अपराधी को दंडित किया जाना जरूरी होगा, ये बताया गया है सेक्शन 77A में। प्ली बार्गेनिंग की भी सुविधा दी जाएगी, लागू होगी प्ली बार्गेनिंग, सब क्लॉज 2 बताती है 77A की। 77B कहती है 3 वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानती होना। 3 वर्ष और उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे और 3 वर्ष तक के कारावास से अपराध जमानती होंगे। मतलब 3 वर्ष से ऊपर वाले अपराध संज्ञेय या जमानती होंगे और 3 वर्ष तक के अपराध जमानती होंगे। अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति, तो ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो इस अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण कर सकता है। देखिए पहले यहाँ पर DSP MSP हुआ करता था, इसको हटा के अब यहाँ देखो उप पुलिस अधीक्षक लिखा था पहले, इसको हटा के निरीक्षक कर दिया है। निरीक्षक कौन होता है, 3 स्टार, ठीक है, 3 स्टार वाला पुलिस अधिकारी होता है वो निरीक्षक होता है, वो उसको पावर दे दिया है इस एक्ट में इन्वेस्टिगेशन करने का। कतिपय मामलों में मध्यवर्ती को दायित्व से छूट, यहाँ पे देखिएगा बस इस धारा का नाम रखिएगा, कुछ छूट यहाँ पे मध्यवर्ती को दी गई है जो सूचना भेजने वाले और सूचना रिसीव करने वाले के बीच की जो कड़ी होती जो इनको जोड़ता है, मतलब सुविधा प्रदान करता है, उसको मध्यवर्ती कहते हैं। तो इनके कुछ दायित्व से छूट दी गई है, तो ये इसमें लिखा है, ये अपन को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस मार्जिनल नोट याद रखिएगा, इतना ही बहुत है। सेक्शन 79A केंद्रीय सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक अधिसूचित किया जाना। हम लोग 45 पढ़े हैं एविडेंस एक्ट में, उसी भांति की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य का विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग, निकाय या अभिकरण को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सके।
कौन करेगा? केंद्रीय सरकार करेगी। बस इतना आपको ध्यान देना है। 45A वहाँ पे है, एविडेंस में है, और यहाँ पे है 79A यहाँ पे है IT एक्ट। चैप्टर 12A इलेक्ट्रॉनिक साक्षरता परीक्षा के संबंध में अलग से व्यवस्था करता है। देखिएगा चैप्टर का नाम इम्पोर्टेंट है, किस कौन अपॉइंट करता है ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 13 प्रकीर्ण से संबंधित है। हम मिसलेनियस प्रोविजन किए गए, इनके बारे में भी थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं 5-10 मिनट में अपन। पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की प्रवेश करने, तलाशी लेने की शक्ति। तो कोई भी पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, एक केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। ये पावर देती है, 80 देती है, इंपॉर्टेंट है। 81 कहती है, अब यहाँ पे 80 में एक चीज़ और कही गई है, सब क्लॉज 3 में 80 में कहा गया है कि CRPC के प्रोविजन प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी के संबंध में जो है वो यहाँ पर लागू होंगे, अप्लाई होंगे इस एक्ट पर। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना 81 बताती है। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि में इसके असंगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होंगे। अध्यारोही मतलब ये वरीयता रखेंगे, कोई अन्य अधिनियम में प्रोविजन हो इसमें तो इसके अधिनियम के प्रोविजन को मान्यता दी जाएगी। इसका परंतुक है, परंतु का IMP लगाइएगा। परंतु इस अधिनियम में अंतर्गत कोई बात किसी व्यक्ति को प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 मतलब कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट अधिनियम 1970 मतलब पेटेंट अधिनियम 1970 के अधीन प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने से निर्बंधित नहीं करेगी। इनके तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनका प्रयोग करने से रोक नहीं लगाएगी। ये भी यहाँ पे बताया गया है, तो आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, मतलब इनको वरीयता दी जाएगी IT एक्ट के ऊपर। जैसे आपका पेटेंट है, कॉपीराइट है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंटेंट डाला, अब मेरी अपनी शैली अलग है, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ पढ़ाने में, मेरी अपनी शैली अलग है। हर व्यक्ति की अलग अलग शैली होती है पढ़ाने की। तो मान लीजिए हमने कोई नोट्स दिए आपको, फॉर्मेट किए हैं, उनका कॉपीराइट करा रखा है, तो कोई दूसरा प्रिंट नहीं कर सकता है, उसको छाप नहीं सकता है, कोई दूसरा प्रिंट नहीं करवा सकता है। करवा देता है तो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर देंगे, तो उसको सजा भी हो सकती है। 81A तो पेटेंट एक्ट को, कॉपीराइट एक्ट को अपन क्या करेंगे? वरीयता देंगे, एक्ट पर कहने का है। 81A अधिनियम का इलेक्ट्रॉनिक चेक या संक्षेपित चेक को लागू होना। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक चेक चलने लगे हैं आज के समय में। मैंने कहा मैं आपको चेक कर देता हूं, तो मैंने आपको चेक ईमेल कर दिया, आपके पास ईमेल आया, आपने उसको फॉरवर्ड करके बैंक को कर दिया ईमेल, और बैंक ने क्या किया? वो आपके खाते में जमा करवा दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक और संक्षेपित चेक को लागू होती है क्या? कौन सी धारा? IT एक्ट लागू होता है। कुछ समय बाद देखना ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम लोग पेपरलेस हो जाएंगे। मुझे लगता है ये पैसा ही बंद ना कर दें, छापना आगे चल के यही स्थिति रही तो मनी लेस हो जाएंगे, बिना पर्स के चलेंगे हम लोग, सिर्फ रुमाल ही रखेंगे अपने पास में, पर्स रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा हो सकता है आगे चल के ऑन फ्यूचर में। तो IT एक्ट इतना तेज़ गति से, द्रुत गति से डेवलप हो रही है कि ज़्यादातर IT एक्ट का बौद्धिक विकास पे होना चाहिए, लेकिन हम अपना समय बर्बाद करने पे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इंडियन लोग ज़्यादा ही उपयोग करते हैं कि इसके लिए, समय बर्बाद करने के लिए। 82 नियंत्रक, उपनियंत्रक और सहायक नियंत्रक का लोक सेवक होना। ठीक है ना, सरकारी सेवक मानेंगे, जिससे ये कहीं एंट्री करेंगे कोई रोक टोक नहीं करेगा, कार्रवाई कर देंगे उनके ऊपर, अरेस्ट करवा सकते हैं, कोई रोक टोक करेगा, जो सरकारी सेवक को पावर है। तो तीनों होते हैं। निर्देश देने की शक्ति, कौन निर्देश देगा? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। 83 में इंपोर्टेंट धारा है 83। 84 सद्भावपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण किसको दिया जाएगा? तो केंद्र सरकार को दिया जाएगा, राज्य सरकार को, नियंत्रक को, उसके अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, न्याय निर्णायक अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इन 4-5 लोगों को यहाँ पे सद्भावपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण 84 में दिया जाता है। 84A है गुण लेखन के ढंग या पद्धतियों के बारे में बताती है। तो ये केंद्रीय सरकार क्या करेगी? बेहद करेगी ये सब। 84C बताती है अपराधों के दुष्पीड़न के लिए दंड बताती है। तो अपराधों का कोई दुष्पीड़न करेगा IT एक्ट के अपराधों का, तो कितना दंड दिया जाएगा? तो जो उस अपराध के लिए दंड है उसी दंड से दंडित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए दंड है उसी दंड से दंडित किया जाएगा। 84C है अपराध के किए जाने के प्रयत्न के लिए दंड। तो प्रयत्न के लिए दंड क्या होगा? तो 84C में प्रयत्न है, और B में क्या है? दुष्पीड़न है। दुष्पीड़न में सेम दंड है, और प्रयत्न में 1/2 दंड है, अधिकतम का 1/2। जो जुर्माना नियत किया गया उस जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अधिकतम का 1/2, आधा लगेगा। 511 की भांति दंड है, आधा।
कंपनियों द्वारा अपराध 85 में है, ये धारा सेम ही रहती है, कॉपी पेस्ट धारा रहती है। 86 में कठिनाइयों को दूर करना, केंद्र सरकार अधिनियम बनाए जाने के 2 वर्ष के भीतर कठिनाइयां दूर करेगी और ऐसी कठिनाइयां दूर करने के आदेश को संसद के सदन के समक्ष यथाशीघ्र रखा जाएगा। 86 कहती केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति 87 में बताई गई है। बहुत सारे नियम बनाती है, यहाँ 2-3 पेज के नियम बनाए हैं उसमें। ऐसे नियमों को बनाए जाने के बाद सब क्लॉज 3 कहती है कि यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन के अंदर रखे जाएंगे, जब वो सदन में हो या एक से अधिक सदनों में हो। सलाहकार समिति का गठन 88 बताती है, केंद्र सरकार साइबर विनियमन सलाहकार समिति गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे शासकीय और अशासकीय। साइबर विनियमन सलाहकार समिति क्या करेगी? सब क्लॉज 3 इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय सरकार को क्या करेगी? नियंत्रक को सलाह देगी, केंद्रीय सरकार या नियंत्रक को सलाह देगी। साइबर विनियमन सलाहकार समिति इंपॉर्टेंट है, सब क्लॉज 3 IMP लगा दीजिएगा। नियंत्रक की विनियम बनाने की शक्ति, अब नियंत्रक है, अधिकारी है, तो नियम तो बना नहीं सकता, नियम राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही बनाती है, तो विनियम बनाते हैं। प्राधिकारी अधिकारी क्या बनाते हैं? विनियम रेगुलेशन बनाते हैं। साइबर विनियमन सलाहकार समिति से परामर्श करने के पश्चात केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियंत्रक क्या करेगा? विनियम बना सकेगा। तो ये थोड़ा ध्यान देना है, पहली क्लॉज। 89 में 90 है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, तो राज्य सरकार नियम बना सकेगी इस अधिनियम के संबंध में, और ऐसे नियम संसद के सदन के समक्ष, मतलब विधानमंडल के सदन के समक्ष, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष यथाशीघ्र रखे जाएंगे। 91 से लेकर 94 तक रिफील कर दी गई हैं अलग अलग टाइम पे, 1860 में, 1972 में, 1891 में, 1994 में। ये अपना यहाँ पे धारा है। टोटल धाराएं अपने इसमें 90 धाराएं हैं IT एक्ट में, पहले 94 हुआ करती थी। इसको अपन लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, थोड़ा बताने की कोशिश कीजिएगा आप, फिर अपन इसको क्लोज करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इस अधिनियम को किस तारीख को लागू किया गया है? बताइए, कौन बताएगा? लागू होने की डेट बताइए। अक्टूबर 2000। हाँ, 17 अक्टूबर 2000 से इसको लागू किया गया है। कौन सी धारा अधिनियम की है जो हमें ई संविदा के बारे में बताती है? जल्दी बताइए। ई संविदा 10A। कौन सी धारा ऐसी है जो हमें बताती है किसी व्यक्ति की निजता या गोपनीयता के संरक्षण के संबंध में बताती है? कौन सी धारा? या दंड दिए जाने के बारे में बताती है? कौन सी धारा है? बताइए कौन सी धारा है, जल्दी। निजता और एकांता भंग के लिए दंड, कौन सी धारा बताती है? गोपनीयता एकांता भंग के लिए शास्ति 72 है सर। 72 गोपनीयता और एकांता भंग के लिए शास्ति। निजता गोपनीयता एक ही बात होती है, इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। निजता और गोपनीयता भंग के लिए शास्ति कौन सी धारा बताती? 72। ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर शब्द को परिभाषित किया गया है, लास्ट क्वेश्चन बताइए। असममित गुण प्रणाली को परिभाषित किया गया है 21F में, ठीक है। धारा 46 के अधीन अधिनिर्णय करने वाला अधिकारी मामले के अधीन निर्णित करने की अधिकारता का प्रयोग करेगा जहां हानि के लिए दावा निर्देत है। मतलब यहाँ पे न्याय निर्णय अधिकारी का जुरिस्डिक्शन कितने जुर्माना लगाने तक का होता है? मामले सुनने तक का होता है, बताइए। 5 करोड़। हाँ, तो इस तरह आपने ये थोड़ा देखा है। एक केस है, बताइए 66A को किस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अभिखंडित किया? नहीं, श्रेया घोषाल तो सिंगर हैं। हाँ, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ का मामला है। सन बताइए आप, तो किस सन का मामला है? सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट का मामला है, किस सन का मामला है? 2015 का है। भारत संघ है विरोध में, ठीक है। चलिए, आप लोग बता रहे हैं, मुझे खुशी हुई जान के। लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद अपन थोड़ा गैप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है,
आरटी एक्ट के अंतर्गत किन अपराधों, कितने कारावास से दंडनीय अपराधों का समन किया जा सकता है, बताइए। 3 वर्ष तक के। हाँ, बिल्कुल सही बताया अरविंद आपने। तो इसी तरह अपना दिमाग को एक्टिव करना है।